हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू इंग्लिश विद डीएस वशिष्ठ। हम रीडिंग कर रहे हैं फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है लो स्प्रिंग। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम 2 पार्ट्स में इस लेसन को रीड कर चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने फिरोजाबाद के अंदर जो बेंगल मेकर हैं उनकी कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार मुकेश है वो ओथर को अपने घर लेके जाता है और ओथर वहाँ मुकेश के घर की उसके फैमिली कंडीशन को देखती है। और मुकेश के पापा के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया था कि मुकेश के पापा हैं वो इतने सालों की कठोर मेहनत के बाद भी इतने सक्षम नहीं हो पाए कि वो घर को रिनोवेट करवा लें या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालातों से वो गुजर रहे हैं, तो उन कंडीशन को डिस्क्राइब किया है। तो आइए बेंगल मेकर्स की जो लाइफ है या फिर उनकी कंडीशन है उनके बारे में और कुछ जानते हैं। आज हम पार्ट 3 को रीड करेंगे और बेंगल मेकर्स के बारे में और कुछ जानेंगे। तो आइए फटाफट लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है। इट इज हिज कर्म। कर्म का मतलब था कर्म, डेस्टिनी का मतलब था भाग्य। ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं ये बात। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देखा है। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विद द डस्ट, धूल से। ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करने की जो धूल है ना वो। किसको पॉलिशिंग करने की? ग्लास बैंगल्स, ठीक है, चूड़ियों का जो कांच है उसको। भाई चूड़ियों के कांच के ऊपर पॉलिशिंग करते टाइम जो डस्ट है निकलती है, उस डस्ट से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है मुकेश की दादी माँ ने। और मुकेश की दादी माँ क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। क्या है भाई ये कर्म? किसका कर्म है? मुकेश के पापा का। भाई मुकेश के पापा एक ऐसा धंधा कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, उनका सिर्फ दाल रोटी का काम चल रहा है। बहुत ही ख़राब हालात में वो ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ कहने को ही सरवाइव कर रहे हैं बस। वो उनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, ना उनकी कोई आर्थिक रूप से कोई मजबूती है उनको उनके पास में, ठीक है। तो ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है मुकेश की दादी माँ के अकॉर्डिंग। मुकेश की दादी माँ उसको यही बोलती हैं। तो आगे देखिए क्या है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज का मतलब था वंश परंपरा। एवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ी जा सकती है। तो क्या भगवान के द्वारा दी हुई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? देखो यहाँ पे भगवान के द्वारा दी हुई वंश परंपरा क्या है। फिरोजाबाद के अंदर हर चूड़ी बनाने वाला क्या सोचता है कि चूड़ी बनाने का काम, ठीक है, ये जो वंश परंपरा है ना, जो चूड़ी बनाने की जो है वो भगवान के द्वारा दी हुई है और इसको वो छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही होगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। तो मुकेश यहाँ पे क्या है कि क्या भगवान के द्वारा बनाई गई ये वंश परंपरा है, इसको तोड़ा जा सकता है? आगे देखिए। सी इम्प्लाइज का मतलब होता है वो अर्थ निकाल के बोलती है इस बात को, ठीक है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की जाति में जन्म लेके। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल, सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। मीन्स भाई बेंगल मेकर की कास्ट में जन्म लेके उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा, ठीक है। मीन्स कहने का क्या है कि उन्होंने और कोई धंधा करके नहीं देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का ही धंधा किया है। इन द हाउस, घर में। इन यार्ड, आंगन में। यार्ड का मतलब होता है आंगन। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, दूसरे, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर एक दूसरी गली में, प्रत्येक गली के अंदर, ठीक है। सिर्फ उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं, ठीक है। स्पेरल्स का मतलब होता है यहाँ पे सर्पिलाकार आकृति की, ठीक है। ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की सर्पिलाकार आकृति, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी चूड़ियाँ शामिल हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन धान के, पैडी का मतलब धान, ग्रीन का मतलब हरा। तो धान का जैसे कलर होता है ना हरा, वैसे कलर की चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ, पिंक कलर की, पर्पल कलर की। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, भाई इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकलने वाले प्रत्येक रंग की जो प्रत्येक रंग होता है ना, उस हर रंग की चूड़ियाँ हैं। लाई इन माउंट्स, ठीक है। माउंट्स का मतलब होता है ढेर, ढेर में पड़ी हैं। इन अनकैम्प्ड, ठीक है। अनकैम्प्ड यार्ड्स का मतलब होता है, अनकैम्प्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। यार्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था आंगन। तो अव्यवस्थित आंगनों में पड़ी हैं वो ढेर के रूप में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और वो 4 पहियों वाली हैंड कार्ट्स, ठीक है। हैंड कार्ट के ऊपर ढेर लगे हुए हैं इन चूड़ियों के। देखो 4 व्हील
हैंड कार्ट ही होती है भाई। इसके ऊपर चूड़ियों का उन्होंने ढेर लगा रखा है बेचने के लिए, ठीक है। पुश्ड बाई यंग मैन, जो युवा आदमियों के द्वारा धकेली जाती है। पुश्ड का मतलब धकेलना, किसके द्वारा धकेली जाती है? युवा व्यक्तियों के द्वारा। कहाँ धकेली जाती है? अलोंग द नैरो लेंस, भीड़ी भीड़ी गलियों में। कहाँ के? ऑफ द सेंटी टाउन्स, ठीक है। सेंटी टाउन का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियों वाला कस्बा, ठीक है। तो झुग्गी झोपड़ियों वाले कस्बे के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो हैंड कार्ट है ना, जहाँ पे चूड़ियों के जो ढेर लगे हुए हैं, ये युवा व्यक्तियों के द्वारा वहाँ की भीड़ी भीड़ी गलियों के अंदर धकेले जाते हैं, ठीक है। मतलब वो धकेल धकेल के सेल कर रहे हैं वही, ठीक है। अपने गांव में जैसे सब्जी वाला होता है ना, वही ऐसी हैंड कार्ट्स रखता है 4 व्हीलर, तो उसको धकेलते ही चलता है आगे। तो ऐसे ही वहाँ सेलिंग हो रही है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, ठीक है। डार्क का मतलब होता है अंधेरे नुमा, हटमेंट्स का मतलब होता है झोपड़ियाँ। और अंधेरे वाली जो झोपड़ियाँ हैं ना, जहाँ पे रोशनी की कोई, प्रकाश, हवा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे नेक्स्ट टू का मतलब होता है के सामने, ठीक है। लाइंस का मतलब होता है पंक्तियाँ। फ्लैम्स, फ्लैम का मतलब फ्लैम ही होती है। देखिए फ्लैम क्या चीज़ होती है, देखो ये जो दे रखी है ना, ये ऊपर वाली जो लो है ना, जो जल रही है, इसको बोलते हैं फ्लैम, ठीक है। किसकी फ्लैम? ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब होता है झिलमिलाते हुए। ऑयल लैम्प्स का मतलब होता है यहाँ पे, ये देखो ये है ऑयल लैम्प, ठीक है, दिया। तो अब क्या है भाई कि जो अंधेरे नुमा जो हटमेंट्स है ना, ठीक है, जो झोपड़ियाँ हैं, उनमें जो लाइन है भाई, झिलमिलाते हुए दीपक, दिए, ऑयल लैम्प्स, झिलमिलाते हुए ऑयल लैम्प्स की लाइनों के ठीक सामने सिट, बैठे हैं। कौन बैठे हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने मम्मी और पापा के साथ में वहाँ इन ऑयल लैम्प्स की कतारों के सामने बैठे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? इन कतारों के सामने बैठे हुए वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के टुकड़े जोड़ रहे हैं। इनटू सर्कल, सर्कल में जोड़ रहे हैं वो बैंगल, चूड़ी के सर्कल में जोड़ रहे हैं। अब देखो छोटे छोटे कांच के जो टुकड़े हैं ना रंग बिरंगे, उनको जोड़ जोड़ के एक सर्कल की आकृति दे रहे हैं, ठीक है। सर्कल किस चीज़ की? सर्कल चूड़ी की। देखो चूड़ी जो होती है ना, वो एक सर्कल में ही होती है, तो वो कांच जोड़ जोड़ के एक सर्कल का निर्माण करते हैं, ठीक है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, उनकी आँखें एडजस्टेड हैं, ज़्यादा एडजस्ट हैं अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की जो रोशनी है ना, जो सूर्य का जो प्रकाश है, उसमें इतनी ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाती उनकी आँखें, जितनी कि इस अंधेरे के अंदर आदी होगी एडजस्ट करने में, ठीक है भाई। अब लंबे टाइम तक अगर हम अंधेरे के अंदर बैठे रहें तो हमारी आंखें उस अंधेरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इनकी आंखें भी ऐसे ही एडजस्ट होगी अंधेरे में प्रकाश की अपेक्षा। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप, ऑफन का मतलब होता है पराई, एंड अप का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है, फिनिश करना। लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आँख की रोशनी, आई साइट का मतलब होता है आँख की रोशनी, लूजिंग का मतलब खोके, बिफोर दे बिकम अडल्ट, अडल्ट का मतलब युवा। तो यही कारण है कि युवा बनने से पहले ही वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं अपनी आँखों की रोशनी गंवा के। भाई सीधी सी बात है, इतने कम प्रकाश में अगर वो काम करेंगे तो कितने टाइम तक उनकी आंखें काम करेंगी? तो वो अडल्ट होते हैं उससे पहले अंधे हो जाते हैं भाई वो। सविता, ठीक है, ए यंग गर्ल इन, ठीक है, ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप पिंक ड्रेस का मतलब होता है, यहाँ पे ड्रैप का मतलब होता है बादामी कलर, बादामी पिंक कलर की जो ड्रेस पहने हुए एक युवा लड़की है जिसका नाम सवेता है। वो क्या कर रही है? सिट्स, बैठी है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, किसके पास बैठी हुई है? एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। और क्या कर रही है वो वहाँ बैठ के? शोल्डरिंग पीस, ठीक है, पीसीज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है, ठीक है। शोल्डरिंग का मतलब टाँके लगा के जोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन की कोई जीभ होती है ना, टंग होती है, उसकी भांति उसके हाथ हैं वो भी, ठीक है, मैकेनिकली तरीके से मूव कर रहे हैं। जैसे एक मशीन फटाफट काम कर रही है तो उसके हाथ भी फटाफट काम कर रहे हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ़ सी नोज द, ठीक है, सैंक्टिटी, ठीक है, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, ठीक है। सी हेल्प्स मेक का मतलब जो बनाने में वो मदद कर रही है ना, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद करती है,
अपने परिवार की, क्या इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में उसको पता है? ठीक है, इस चीज़ में हैरानी होती है भाई मेरे को। तो ये चीज़ ये ऑथर बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरे को हैरानी होती है कि क्या इस लड़की को इन चूड़ियों की पवित्रता का पता है, जो चूड़ियाँ बनाने में वो अपने परिवार की मदद कर रही है। आगे देखिए, इट्स, ठीक है, सिंबलाइज, ये किसका प्रतीक है? एन इंडियन वुमेन, सुहाग, भारतीय औरत के एक सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, एस्पिशियसनेस का मतलब होता है यहाँ पे शुभ, ये एस्पिशियसनेस इन मैरिज, ये शादी के टाइम में शुभ मानी जाती हैं चूड़ियाँ। इट विल डॉन ऑन हर, ठीक है, डॉन का मतलब होता है उजागर होना, ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल। ठीक है, रेड वेल का मतलब होता है लाल दुपट्टा। ठीक है, ड्रैप्ड का मतलब होता है ढकना, हेड का मतलब होता है सर। ठीक है, वन डे एक दिन, सडनली अचानक से, डॉन का मतलब उजागर होना। भाई एक दिन अचानक से उसके सामने उजागर हो जाएगा, कब हो जाएगा? व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, जब उसका सर, ठीक है, लाल चुन्नी दुपट्टे से ढक दिया जाएगा। ठीक है, उस लड़की को है ना चूड़ियों की पवित्रता एक दिन जरूर समझ में आएगी, इनकी इम्पोर्टेंस उसके सामने एक दिन जरूर उजागर होगी। कब उजागर होगी? जब उसका सर है ना लाल चुन्नी दुपट्टे से ढक दिया जाएगा, हर हैंड्स, उसके हाथ जो है डाई कर दिए जाएंगे, रंग दिए जाएंगे, रंग देना। ठीक है, रेड विद हेना, ठीक है, हेना का मतलब मेहंदी, मेहंदी से लाल रंग में रंग दिए जाएंगे उसके हाथ, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, ठीक है, और उसकी कलाइयों पे, ठीक है, रोल्ड कर दी जाएंगी, लपेट दी जाएंगी, पहना दी जाएंगी, क्या? लाल चूड़ियाँ। ठीक है, जब पहना दी जाएंगी ना तब उसको इन चूड़ियों की पवित्रता का पता चलेगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। ठीक है, तब उसको इन चूड़ियों की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक, वो देखो वो एक दुल्हन बन जाएगी। किसकी तरह दुल्हन बनेगी? लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर। बिसाइड का मतलब होता है यहाँ पे पास में, एक होता है देखो बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब यहाँ क्या है? के समीप, के बगल में। ठीक है, हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, बिकेम का मतलब होता है बनी थी। ठीक है, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। ठीक है भाई, अब क्या है कि वो भी एक दुल्हन बन जाएगी। ठीक है, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, किसकी तरह दुल्हन बन जाएगी? उस बूढ़ी औरत की तरह बन जाएगी जो उसके बगल में बैठी हुई है, और जो औरत कई साल पहले दुल्हन बनी थी। ठीक है, जो बूढ़ी औरत जो बैठी हुई है ना, वो औरत कई साल पहले दुल्हन बनी थी, और इसी की बात ये लड़की भी एक दुल्हन बनेगी एक दिन। आगे देखिए भाई, शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रेस्ट, ये जो बूढ़ी औरत जो बैठी हुई ना, इसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, स्टिल अभी भी। ठीक है, हैज़ बेंगल्स ऑन हर रेस्ट, इसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन इसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। मतलब ये बूढ़ी औरत है, अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी है, लेकिन इसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। और ये क्या बोलती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज। ठीक है, वो औरत क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है। इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में बोलती है वो ये बात है। ठीक है, ड्रेन ऑफ जॉय का मतलब होता है जिसमें खुशी की कमी हो। ठीक है, खुशी विहीन, जॉय, एक खुशी से रहित आवाज़ में क्या बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, इंटायर लाइफ टाइम का मतलब, इंटायर का मतलब होता है पूर्ण, लाइफ टाइम का मतलब जीवन काल। अपने पूरे जीवन काल में उसने अब कभी भी इंजॉय नहीं किया फुल मील। ठीक है, पूरा भोजन, मतलब कभी भी उसने पूरा भोजन खा के नहीं देखा अपने जीवन काल में। ठीक है, मतलब बेचारी आधी भूखी रही है। दैट्स वॉट शी हैज़, ठीक है, रैप्ट का मतलब होता है यहाँ पे भोगना, यही वो चीज़ है जो उसने भोगी है। क्या चीज़ भोगी है? एक तो बेचारी अपनी आंखों की रोशनी उसने खो दी है। ठीक है, उसने कभी अपने जीवन में कभी अच्छे से खाना खा के नहीं देखा पेट भर के,
और बहुत ही गरीब हालात में वो जी है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें भोगी हैं इस औरत ने। हर हस्बैंड, उसके जो पति है ना, एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग, ठीक है, बियर्ड, ठीक है, उसके जो पति हैं, ये जो औरत है ना, इसके जो पति हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी है, फ्लोइंग, लहराती हुई दाढ़ी के साथ में, क्या बोलते हैं उसके पति, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, सिर्फ मैं इतना ही किया है कि मैं अपने परिवार के लिए एक घर ही बना पाया हूँ बस। ये कौन बोलते हैं, उसके पति बोलते हैं, इस बूढ़ी औरत के पति, ठीक है, जिनकी दाढ़ी लहराती हुई दाढ़ी है। वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने जीवन काल में चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ मेरे को चूड़ियों का पता है, और अपने जीवन में मैं सिर्फ एक ही चीज़ करने में मैंने कामयाब रहा हूँ, क्या रहा हूँ कि मैंने अपने परिवार के लिए घर बनाया है बस। अब ऑथर क्या बोलती है, हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर्स, कोई भी हैरान हो सकता है, इफ़ की ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली है जो बहुत सारे लोग असफल रहे अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त करने में। क्या चीज़ प्राप्त कर ली है, देखो पीछे है ना, मतलब कुछ कंडीशन तो ऐसी भी हैं जिनके, मतलब जो लोग अपने घर की मुरम्मत नहीं करवा पाए, तो वो तो असफल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जब बोलता है ना कि मैंने अपने जीवन काल में बस सिर्फ एक कार्य किया कि मैं अपने परिवार के लिए घर बना पाया हूँ बस, ठीक है, तो इसकी ये बात सुन के ऑथर क्या बोलती है कि कोई भी हैरान नहीं कर सकता कि इसने वो चीज़ प्राप्त कर ली जो बाकी कामयाब नहीं हुए, जो जो चीज़ प्राप्त करने में, घर बनाने में कामयाब नहीं हुए, इसने घर तो बना लिया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे छत तो है, उसके उसके सर पे छत है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब एक हैरानी वाले भाव में बोलती है, ठीक है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब था जारी रखना, बिजनेस का मतलब था धंधा, ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का। भाई क्या होता है द क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना धोना, चिल्लाहट, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने का, ठीक है, पैसा न होने की चिल्लाहट, या मतलब पैसा न होने का जो रोना धोना है ना, भाई किस चीज़ के लिए पैसा, टू डू एनीथिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए जो पैसे की जो कमी थी ना, वो भाई किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का धंधा। भाई क्या कहता है कि चूड़ियाँ बनाने का जो धंधा है ना भाई, उसको जारी रखने के अलावा किसी भी कार्य को करने के लिए धन की कमी थी ना भाई, उसका जो रोना धोना था वो, ठीक है। अच्छा, नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए पर्याप्त चीज़ की कमी, ठीक है, कोई भी चीज़ पर्याप्त न होना खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम, गूंजती है हर घर में, देखो द क्राई रिंग्स इन एवरी होम, जो रोना धोना है ना, जो चिल्लाहट है वो हर घर में गूंजती है। किस चीज़ की चिल्लाहट, एक तो कोई भी काम धंधा करने के लिए पैसे की कमी की जो रोना धोना है वो, और एक पर्याप्त खाने की व्यवस्था न होना, तो ठीक है, तो इन दो चीज़ों का जो रोना धोना है ना, वो लगभग हर परिवार में गूंजता है, ठीक है। न तो लोग अच्छे से खा पाते हैं, न कोई और काम धंधा करने का उनके पास पैसा है कि वो कोई और काम धंधा कर सके, ठीक है, वो सिर्फ यही काम में फंस के रह गए चूड़िया बनाने वाले में। द यंग मैन इको, ठीक है, द लेमिनेट, जो युवा व्यक्ति की जो गूंज है वो उसके विलाप के अंदर, ऑफ देयर एल्डर्स, ठीक है, जो उनके जो बड़े हैं ना, जो उनके एल्डर्स हैं, ठीक है, उनकी मतलब विलाप में, ठीक है, लेमेंट, जो विलाप है ना उसमें क्या हो गए हैं, उसमें मिल गए हैं भाई। युवा जो व्यक्ति है ना, अपने बुजुर्गों के जो विलाप है ना, विलाप के जो स्वर हैं वो आपस में मिलाते हैं, मतलब घुल मिल गए इनके, युवा व्यक्तियों की गूंज और उनके एल्डर्स की विलाप, ठीक है, विलाप करने के जो स्वर है ना वो आपस में मतलब मिल गए हैं। लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद,
भाई क्या बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन फिरोजाबाद में लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कि समय के साथ में बहुत कम बदलाव हुआ है। ठीक है भाई, जितना बदलाव होना चाहिए था ना फिरोजाबाद में उतना बदलाव हुआ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, ठीक है, माइंड नमिंग का मतलब होता है दिमाग को शून्य कर देने वाला। ठीक है, टॉयल का मतलब होता है कठोर कार्य, कठोर मेहनत। हैव किल्ड, मार दिए उसने। ऑल इनिशिएटिव, सारे अवसर मार दिए हैं। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और योग्यता मार दी सपने सपने देखने की। भाई क्या होता है, इतने सालों से, ठीक है, दिमाग को शून्य कर देने वाली हार्ड वर्किंग ने क्या कर दिया है, एक तो उनके सारे अवसर ख़त्म कर दिए हैं और उनकी सपने देखने की एबिलिटी ख़त्म कर दी है। देखो इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा गहराई है भाई। क्या गहराई है कि वो लोग इतने सालों से, ठीक है, बगैर कोई सोचे समझे, बगैर दिमाग से काम लिए हुए इतनी कठोर मेहनत कर रहे हैं चूड़ियाँ बनाने में कि वो और अवसरों के बारे में सोचते भी नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सपने देखने भी भूल गए वो लोग। ठीक है, वो सिर्फ इसी चूड़ियाँ बनाने वाले के जो धंधा है ना, इससे ही सीमित रह गए इसी धंधे में। ठीक है, उनके पास सोचने का टाइम नहीं है, ना उनके पास कोई अवसर ढूंढने के टाइम है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, योर कोऑपरेटिव का मतलब संगठन। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ मैन हु हैव फॉलन इनटू ए विशस सर्कल ऑफ मिडल मैन, ठीक है, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने, फादर्स का मतलब होता है फादर और फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। मिडल मैन का मतलब होता है बिचौलिए व्यक्ति। ठीक है, विशस का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, सर्कल का मतलब होता है घेरा। ठीक है, कोऑपरेटिव होता है संगठन। भाई ऑथर क्या बोलती है कि तुम अपने आप को एक संगठन के रूप में क्यों नहीं बना लेते। ठीक है भाई, क्या बोलती है, भाई तुम एक संगठन में क्यों नहीं बना लेते हो अपने आप को। आई आस्क, मैंने पूछा, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवा व्यक्तियों के एक ग्रुप से मैंने पूछा, किन युवा व्यक्तियों के, हु हैव फॉलन इनटू द विशस सर्कल, जो कि एक क्रूरतापूर्ण एक घेरे में फंसे हुए हैं। किसका घेरा था वो, मिडल मैन्स का। हु ट्रैप्ड, उन, कौन से मिडल मैन, वो मिडल मैन जिन्होंने जकड़ लिया था देयर फादर्स, उनके फादर्स को, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को। भाई क्या बोलती है उत्तर यहाँ, ये बोलती है कि मैं एक युवा व्यक्तियों के एक ग्रुप से क्या पूछती हूँ, ये पूछती हूँ कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, उन व्यक्तियों के झुंड से पूछती हूँ जो कि एक क्रूरतापूर्ण एक जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, मिडल मैनों के, बिचौलिए व्यक्तियों के जाल में फंसे हुए हैं। उन बिचौलिए व्यक्तियों के, जिन बिचौलिए व्यक्तियों ने उनके फादर्स को और फोर फादर्स को जकड़ रखा था। ठीक है, वो खुद भी उसी जाल में फंस गए हैं। भाई बिचौलिए व्यक्तियों ने उनके फादर्स को जकड़े रखा, उनके फोर फादर्स को जकड़े रखा, और आज ये युवा व्यक्ति भी उनके जाल में फंस गए हैं। ठीक है, इस क्रूरतापूर्ण सर्कल में फंस गए हैं। तो उन व्यक्तियों से मैं पूछती हूँ कि तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, तुम अपने आप का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम संगठित हो भी जाते हैं ना, वी आर द वंस, तो हम ही वो हैं, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा क्या किए जाएंगे, ज़बरदस्ती खींचे जाएंगे, जेल जेल तक लाए जाएंगे, बिटन पिटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और कोई, डूइंग समथिंग इलीगल का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो गैर कानूनी हो, और हम जेल में डाल दिए जाएंगे एक गैर कानूनी कार्य करने के जुर्म में। ठीक है भाई, अगर हम संगठित होकर आवाज़ उठाते हैं ना, तो पुलिस वाले हमें ज़बरदस्ती घीस पटक के जेल में डाल देंगे, हमें पिटेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए जो इलीगल था। ठीक है भाई, ये गैर कानूनी काम करने के जुर्म में हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमें घिसा जाएगा, पीटा जाएगा। दे से, वो कहते हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं,
देखो जब ऑथर उनसे ये पूछते ना तो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, तो सारे के सारे युवा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर हम संगठन बना लेना तो पुलिस वाले हमें पिटेंगे, ठीक है, हमें जेल में डाल देंगे एक गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, ठीक है, उनका कोई नेता नहीं है भाई, उनको कोई लीड करने वाला नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वहाँ कोई ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं था जो उनकी मदद कर सके, क्या किसी चीज़ में मदद कर सके कि वो चीज़ों को देखें कुछ अलग तरीके से, डिफरेंटली देखें। डिफरेंटली देखने का देखो यहाँ पे काफ़ी डीप मीनिंग है। देखो वो चीज़ों को सिर्फ एक ही वे में देख रहे हैं वो लोग, क्या क्या देख रहे हैं कि आप लोग चूड़ियाँ बनाने के धंधे से जुड़े हुए हो, आप सिर्फ इसी गरीबी में जीने के लिए बने हो, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इनके अलावा किसी अलग चीज़ के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इस दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में तो सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें उनको अलग दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको कोई लीड करने वाला नहीं है, बेचारे अज्ञान है, अज्ञानी है वो, ठीक है, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है जो उनको बता सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी इतने थके हुए हैं जितने कि वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, ठीक है, देखो भाई क्या है, दे टॉक एंडलेसली, वो बातें करते हैं, एंडलेसली का मतलब होता है अंतहीन, ठीक है। इन ए स्पायरल का मतलब होता है एक चक्र में, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, एपैथी का मतलब यहाँ उदासीनता, ठीक है। अच्छा, ग्रीड का मतलब होता है लालच, और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। भाई क्या बोलते हैं, दे टॉक एंडलेसली, ठीक है, इन ए स्पायरल, भाई वो एक चक्कर की तरह अंतहीन बातें करते हैं, ठीक है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो कि क्या करता है भाई, गरीबी से उदासीनता की ओर, और लालच से एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ चलती हैं उनकी बातें, मूव करती हैं, ठीक है भाई, इन्हीं चीज़ों में घूम फिर के रह जाती हैं उनकी बातें, इनसे बाहर नहीं निकल पाती। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनते हुए, आई सी टू, ठीक है भाई, क्या कहती है, ये बोलती है भाई, लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग दुनिया, भाई उनको सुनते हुए मतलब मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो ऐसी परिवार की दुनिया देखती हूँ जो कि फंसी हुई है, कोट, ठीक है, जकड़ी हुई है वेब जाल में ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। भाई एक तो मैं एक ऐसे परिवार को, एक संसार तो उस परिवार का था जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ था, ठीक है, बर्डन बाय द, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, ऑफ कास्ट का मतलब होता है जाति, इन विच दे आर बोर्न, कौन सी जाति, वो जाति जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, उसके कलंक के बोझ के नीचे दबे हुए थे, ठीक है, उनको देखती हूँ, ठीक है भाई। एक तो भाई एक संसार तो मैं उस परिवार का देखती हूँ जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ था, और जातिगत कलंक, भाई उस जाति के कलंक के नीचे दबा हुआ था जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया था। देखो यहाँ जाति का कलंक जो दे रखा है ना, ये काफ़ी डीप मीनिंग है इस बात में। देखो जाति का कलंक क्या है भाई, देखो कुछ जातियों में काम धंधे, ठीक है, रहने सहने तरीके है ना, मतलब सीमित कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि चूड़ियाँ बनाने का काम सिर्फ इसी जाति के लोग करेंगे, तो वो काम उनके लिए मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो उनके लिए कलंक के बराबर है, तो उस कलंक के नीचे दब के रह गए हैं बेचारे वो। और दूसरा परिवार, दूसरा संसार उन्होंने क्या देखा, द अदर, ठीक है, ए विशेष सर्कल, ठीक है, विशेष सर्कल का मतलब होता है एक क्रूरतापूर्ण एक घेरा, ऑफ साहूकार्स, ठीक है, द मिडल मैन, बिचौले व्यक्ति, पुलिसमैन, पुलिस वाले, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, ठीक है, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है यहाँ पे दफ्तरशाह, ठीक है, नौकरशाह, एंड पॉलिटिशियंस, ठीक है, और राजनेता। और दूसरी दुनिया मैंने किस परिवार की देखी है,
ठीक है। एंड द अदर ए विशियस सर्कल, और मैंने दूसरी दुनिया देखी है एक क्रूरतापूर्ण सर्कल की, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, साहूकारों के द्वारा बनाया गया है, मिडलमैन्स के द्वारा, बिचौलिए व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, पुलिस वालों के द्वारा, कानून के रखवालों के द्वारा, दफ्तरसाओं के द्वारा और राजनीतिकों के द्वारा। ठीक है, जो बनाया गया जो सर्कल है ना, उस दुनिया को देखती हूँ मैं। ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, एक साथ उन्होंने क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिए, लागू कर दिए हैं। बैगेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब बोझ। ठीक है, किसी भी काम का बोझ, ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर उन्होंने काम का बोझ लागू कर दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक है, देखो बच्चा एक छोटी सी उम्र में इतने मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर उन भट्टियों में काम कर रहा है, उनको कोई आज़ादी नहीं है, वो बेचारे अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, तो वो एक प्रकार के एक बोझ ही उनके ऊपर लागू कर दिया गया है, और इस बोझ को वो नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि उनको पता है कि आपको काम करना है ये। ठीक है, बिफोर ही इज अवेयर, वो बच्चा जो है वो जागरूक होता है, उससे पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इस काम धंधे को उतना नेचुरली, उतना स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेता है, जैसे कि उसके पापा ने भी किया था। ठीक है भाई, वो इस काम, भाई वो है ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है ना जागरूक होना, उससे पहले वो इस काम को ही स्वीकार कर लेता है। उसके सामने ऐसी ऐसी कंडीशन रख दी जाती है कि वो बेचारा इस काम को स्वीकार कर लेता है और चूड़ियाँ बनाने के काम में लग जाता है वो। ठीक है, जागरूक उसको होने ही नहीं दिया जाता। टू डू एनीथिंग एल्स, कोई और चीज़ करना, उसका मतलब क्या होगा, वुड मीन्स टू डेयर, उसका मतलब होगा हिम्मत करना। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है, चूड़ियाँ बनाने का। चूड़ियाँ बनाने के काम के अलावा कोई और काम करने का मतलब क्या होगा, हिम्मत। अगर कोई व्यक्ति इस लेनेज को, इस वंश परंपरा को अगर ललकार के कोई और काम करने की सोच भी रहा है, तो वो एक हिम्मत ही कर रहा है वहाँ। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, ठीक है, उस बच्चे के ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उस बच्चे के विकास का हिस्सा नहीं है। ये नहीं है कि बच्चा बड़ा होगा तो ही उसके अंदर डेयरिंग आएगी। ठीक है, डेयरिंग का ग्रोइंग अप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेयरिंग कभी भी किसी में भी हो सकती है, एक छोटे से बच्चे में भी हो सकती है भाई। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं देखती हूँ ना, मैं सेंस करती हूँ, अनुभव करती हूँ, ए फ्लैश, एक झलक ऑफ इट, इस चीज़ की, किस चीज़ की, इस हिम्मत की। भाई जो उनकी लेनेज है, जो वंश परंपरा का जो कार्य है, इस कार्य को नए करने की जो हिम्मत थी ना, उसकी जब एक झलक मैं मुकेश में देखती हूँ ना, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। ये बात ओथर बोलती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्या बोलता है मुकेश, मुकेश ये बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है इस बात को, वो फिर से वो क्या बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब ऑथर क्या, ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा काम, मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा वो। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से काफ़ी दूर है, लॉन्ग वे, काफ़ी लंबा रास्ता है उसके घर से। अब मुकेश क्या बोलता है इतने में, आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ठीक है, ही इंसिस्ट, वो इस चीज़ पे अडिग रहता है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं काम सीखूंगा गैरेज में जाके। ठीक है, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है, तो मुकेश क्या बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। अड़िग है अपनी बात पे, इंसिस्ट है, अड़ा हुआ है, जिद्दी है। अब ऑथर क्या बोलती है, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम सपना देखते हो प्लेन उड़ाने का। ठीक है, ऑथर उससे ये बोलती है। अब उसका मुकेश का रिएक्शन क्या होता है, ही इज सडनली साइलेंट, मुकेश अचानक से साइलेंट हो जाता है। और क्या रिस्पॉन्स देता है, नो, नहीं, ही सेज, वो कहता है। और मुकेश क्या कहता है, नहीं भाई, मैं प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता हूँ। और वो किस पोजीशन में कहता है, ये स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूरते हुए, ज़मीन की तरफ घूर के देखते हुए वो क्या बोलता है, नहीं, मैं प्लेन उड़ाने के कोई सपने नहीं देखता हूँ। ठीक है, इन ही स्मॉल मरमर, ठीक है, वो बड़बड़ा के बोलता है ये चीज़। ठीक है, नो का जो रिप्लाई है ना, बड़बड़ाहट के साथ में देता है। और उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में क्या है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में क्या है, एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। ठीक है,
भाई वो एक मतलब एक मतलब बड़बड़ाहट के साथ में क्या बोलता है, नहीं भाई मैं मतलब कोई भी सपने नहीं देखता प्लेन उड़ाने के, ठीक है। और उसकी जो ये हल्की सी जो बड़बड़ाहट है ना, उसमें क्या है, एक एम्बेरसमेंट है, एक व्याकुलता है, ठीक है, एक शर्मिंदगी है जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। देखो यहाँ पे काफ़ी डीप मीनिंग है भाई, अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो। देखो कोई भी व्याकुलता रिग्रेट में कैसे बदलती है भाई, हम मान लो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, हम ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं और वो चीज़ हमें ना मिले और हमारी एज भी निकल चुकी है, तो वो अब वो पछतावे में बदलेगी, ठीक है। लेकिन मुकेश ने अपने काम को, जो वंश परंपरा है, जो काम है उसको ललकारा है भाई, और कोई काम करने की उसने ठानी है, तो अभी व्याकुलता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन अभी वो पछतावे में नहीं बदली है, ठीक है। पछतावे में तब बदल जाएगी जब वो इस चूड़ी बनाने वाले काम को स्वीकार करके इसी में लग जाएगा तब, ठीक है, मजबूर हो जाएगा, सारे रास्ते बंद हो जाएगी तब, लेकिन अभी भी उसमें होप है, उम्मीद है। ही इज कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, वह संतुष्ट है टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज, ठीक है, हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, ठीक है, हटलिंग डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है गलियां, ऑफ हिज टाउन अपने कस्बे की। भाई वो क्या है, वो संतुष्ट है सपने देख के, ड्रीम देख के, ऑफ कार्स उन गाड़ियों के, दैट ही सी जो वह देखता है ना गाड़ियाँ हटलिंग डाउन तेजी से जाते हुए, हटलिंग डाउन का हटलिंग मतलब तेजी से जाना, डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन उसकी गली के कस्बे की, उसके कस्बे की गली के अंदर से। लेकिन है ना, जो उसका जो कस्बा है उसकी गलियों से जो गाड़ियाँ जाती है ना तेजी से, उन गाड़ियों के सपने देख के ही संतुष्ट है वो, ज़्यादा प्लेन के बारे में नहीं सोचता वो, ठीक है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर कुछ प्लेन उड़ती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेसन की रीडिंग कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। इसके वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में या फिर बुक में पेंसिल से लिख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।